हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिजिक्स के फर्स्ट लेक्चर में। आज हम शुरू करने जाने वाले हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। ये एनसीईआरटी में ये फर्स्ट चैप्टर है बच्चों। और फिजिकल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय फिजिकल वर्ल्ड? फिजिकल का मतलब है भौतिक। फिजिकल का मतलब क्या है? भौतिक। एंड वर्ल्ड का मतलब आप सबको पता है, वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? दुनिया, भौतिक दुनिया, जो दिख रहा है उसके बारे में सोचना। अभी आज से कुछ सालों पहले जब हमारे क्या बोल सकते हैं, पूर्वज बोल सकते हैं, जो भी हमारे ग्रैंडफादर के फादर के फादर के फादर ऐसे कोई हो गए, मंकीज, जब डेवलप नहीं था ह्यूमंस, उस वक्त वो सोचते रहते थे, मतलब जो भी सराउंडिंग है उसके बारे में सोचते रहते थे। आपने हिस्ट्री में देखा ही होगा, जिसे मराठी में अश्मयुगाची कथा म्हणायची। तो वहाँ पे क्या है कि जब से ह्यूमंस इस दुनिया में आए हैं तो उन्होंने सोचना शुरू किया है सराउंडिंग के बारे में। सराउंडिंग में जो हर चीज़ होती है वो कैसे होती है, उसके पीछे क्या फिनोमेना है। जैसे छोटा बच्चा होता है, आपको पता है, छोटा बच्चा पूछता रहता है मम्मी ये क्या है, वो क्या है, क्योंकि उसको वो क्यूरियस होता है हर चीज़ के बारे में। वो देखता रहता है। देखो, छोटा बच्चा देखता रहता है, किसी चीज़ की तरफ देखता रहेगा, वो खेलता रहेगा उसकी तरफ, उस चीज़ को समझने का प्रयास करेगा। वैसे ही ह्यूमंस ने भी इस नेचर के बारे में सोचना शुरू किया है। उस टाइम पे सोचना शुरू किया, उस वक्त बहुत क्यूरियोसिटी थी कि ये डे एंड नाइट साइकिल क्यों होती है, ऐसा 12 आवर्स के बाद में वापस 12 आवर का डे, 12 आवर के नाइट, जो भी चल रही है साइकिल ऐसी क्यों चल रही है। उसके बाद में बारिश क्यों होती है, अर्थक्वेक क्यों होता है, रेनबोज क्यों दिखते हैं। जो भी फिजिकल मतलब जो दिख रहा है इस दुनिया में, उसके बारे में सोचना, उसे कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड ये चैप्टर सिर्फ फिजिक्स का इंट्रोडक्शन नहीं है, ये चैप्टर साइंस का भी इंट्रोडक्शन है बच्चों। लेकिन हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स है तो उसके हिसाब से हम फिजिकल वर्ल्ड को फिजिक्स के व्यू से देखेंगे। ओके, तो फिजिकल वर्ल्ड में अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें सोचना है। जैसे हमें लाइटनिंग इन द स्काई बोल सकते हो, या वाटर साइकिल, उसके बारे में क्या क्या चीज़ों के बारे में ह्यूमंस ने सोचा। वाटर साइकिल कैसी है इस दुनिया में, जो भी है, बारिश होती है, फिर पानी ऊपर जाता है, फिर बारिश होती है, वेपर्स के फॉर्म में वाटर जाता है। उसके बाद में स्टार्स एंड प्लैनेट्स, ऐसे कौन सा फिनोमेना है? हर फिनोमेना, सोलर सिस्टम भी है स्टार्स एंड प्लैनेट्स में, सोलर सिस्टम। उसके बाद में आपको पता है प्रोडक्शन ऑफ विंड्स, प्रोडक्शन और जनरेशन बोल सकते हैं, विंड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा जैसे हम बोल सकते हैं ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी, ये भी फिजिकल वर्ल्ड ही है ना। एनिमल बॉडी, प्लांट्स, जो भी दिख रहा है, इन सब के बारे में सोचना, ये फिजिकल वर्ल्ड है, भौतिक दुनिया, जो दिख रहा है आपकी आंखों के बारे में, आंखों से जो भी दिख रहा है आपको, आपकी सराउंडिंग में, आपके घर पे जो भी दिख रहा है। वैसे ही हमारे जो पहले वाले लोग थे, जिसे हम कहते हैं मंकीज, जिनसे हम मॉडिफिकेशन होते होते अभी तक हम लोग यहाँ पे जो भी है डेवलप माइंड है हमारा, ये उन्हीं से आया है। तो उन्होंने उसके बारे में सोचना शुरू किया, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, और किस तरह से फिजिक्स या साइंस की प्रोग्रेस हो गई वो हम इस चैप्टर में देखना चाहते हैं। ओके, अब देखो फिजिकल वर्ल्ड में बच्चों, फिजिकल वर्ल्ड को जब भी हम सोचेंगे तो साइंटिफिक व्यू से हमें समझना है। लेकिन साइंस होता क्या है वो भी तो आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय साइंस? साइंस वर्ड जो है बच्चों वो कहाँ से आ गया है? व्हाट इज मीन बाय साइंस? कहाँ से आ गया साइंस वर्ड? साइंस जो वर्ड है बच्चों ये आया है, देखो, लैटिन। देखो ये लैटिन लैंग्वेज जो है यहाँ से साइंस आया है। मेन वर्ड था साइंटिया। साइंटिया का मतलब होता है टू नो
और नॉलेज। और स्पेशली नॉलेज किसके बारे में है? सराउंडिंग के बारे में। जो भी आपके सराउंडिंग में दिखता है उसके बारे में पता करना, उसका नॉलेज गेन करना यानी साइंस होता है। सराउंडिंग में क्या क्या आता है आपको बताने की जरूरत नहीं। जैसे सराउंडिंग में जनरली है, जो एक दो मैंने आपको एग्जांपल दिए, जैसे वाटर साइकिल है, ये सराउंडिंग का पार्ट है। वाटर साइकिल किस तरह से होती है आप सबको पता है। स्कूल से लेकर, बचपन से लेकर अब तक आपके टीचर पढ़ाते गए इस वाटर साइकिल को। बच्चों, वाटर साइकिल को जस्ट एक बार मैं आपको रिवाइज करना चाहूँगा कैसी वाटर साइकिल होती है। देखो बच्चों, ये वाटर साइकिल है। देखो हम डिस्कस करेंगे, आपको हुआ है स्कूल में, फिर भी यहाँ पे और एक बार समझना है वाटर साइकिल को। वाटर साइकिल कैसे होती है? देखो, अभी ये समंदर का पानी है, ये सी है, और ये समंदर का जो पानी है, सनलाइट की वजह से क्या होता है, समंदर के पानी का हीटिंग होता है। और हीटिंग की वजह से क्या होता है आपको पता है, वाटर मॉलिक्यूल्स अगर हीट हो गए तो उनके वेपर्स फॉर्म होते हैं। घर पे भी आप देखते हो, पानी अगर हीट करते हो तो वहाँ से क्या क्रिएट होते हैं? वेपर्स। वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स अगर हीट हो गए तो क्या फॉर्म करेंगे? वेपर्स। और ये वेपर्स जब जो भी क्रिएट होते हैं बच्चों, इसे कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। इसे क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। वाटर मॉलिक्यूल्स का जो वेपर्स में कन्वर्ट होना है, इसे ही क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। देखो, वेपर्स के रूप फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, इवेपोरेशन। वेपर्स फॉर्म होते हैं, और आपको पता है डेंसिटी कम होने के कारण, वेपर्स के डेंसिटी एयर से कम है, और आपको पता है जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर जाता है, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे आता है। वैसे ही क्या होता है, ये जो वेपर्स होते हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि इनकी डेंसिटी कैसे होती है? कम होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। क्या कहते हैं बच्चों इसे? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, इसे कहते हैं इवेपोरेशन। देखो, इवेपोरेशन हो रहा है, वेपर्स गए, और वेपर जाके क्या बन जाएगा आपको पता है, जो वेपर्स होते हैं वो ऊपर जाके वेपर्स का ग्रुप बन जाता है यहाँ पे। इसे हम क्लाउड्स बोल सकते हैं, क्लाउड्स। लेकिन बच्चों, ये जो वेपर्स का ग्रुप होता है ये नीचे क्यों नहीं गिरता? ये फ्लोट क्यों होता है हवा में? क्योंकि जो वेपर्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी साइज इतनी छोटी होती है, नियर अबाउट 10⁻³ मीटर। ये जो वेपर्स के मॉलिक्यूल्स हो गए ना, जो यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्म करते हैं, इस एक मॉलिक्यूल की साइज होती है 10⁻³ मीटर। इतनी साइज होती है, इसीलिए इतने छोटे छोटे वेपर मॉलिक्यूल्स होने के कारण, और वो भी डिस्टेंस पे होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। इसीलिए ये वेपर्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बच्चों, वो ग्रुप में वहाँ पे सस्पेंडेड बोल सकते हो, फ्लोट बोल सकते हो, हवा में सस्पेंडेड रहते, फ्लोट रहते, फ्लोटिंग होता है उनका। नहीं तो अगर उनका अगर वेट ज़्यादा होता तो वो नीचे गिर जाते, क्योंकि हर चीज़ आपको पता है ऊपर से नीचे गिरती है अगर रखेंगे तो। लेकिन ये नीचे क्यों नहीं गिरते? क्योंकि इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। जो वेपर्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वेपर्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी साइज भी बहुत छोटी होती है, इसलिए वो सस्पेंडेड हवा में फ्लोट होते हैं। लेकिन बच्चों, जैसे जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। अब ये क्यों होता है ये हम फ्लूइड मैकेनिक्स में आगे चल के देखेंगे, ये चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स नाम का। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, प्रेशर कम होता है, और जो हाईएस्ट पॉइंट है ऊपर का, ध्यान दो, जो हाईएस्ट लेयर है वहां पे प्रेशर कैसा होता है? वहां पे प्रेशर कम होता है। इसलिए प्रेशर कम होगा तो एयर मॉलिक्यूल्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, वेपर्स मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। वेपर मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे तो वो वहां पे ठंडा एटमॉस्फेयर रहता है। ऊपर प्रेशर कम होता है एंड एटमॉस्फेयर ठंडा होता है, जिसकी वजह से ऊपर के सभी मॉलिक्यूल जो होते हैं बच्चों, धीरे धीरे उनका कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन, इन मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? कंडेंसेशन पता है आपको? अगर आपने हीटिंग किया, वाटर को हीट किया तो ऊपर क्या होते हैं? वेपर्स फॉर्म होते हैं। आप ऐसा हाथ लगा के देखो तो क्या होता है, हाथ के ऊपर क्या होते हैं? ड्रॉप्स कलेक्ट होते हैं। तो इसे कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस, कन्वर्शन ऑफ वेपर्स इनटू ड्रॉपलेट्स। कन्वर्शन ऑफ वेपर्स इनटू ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो यहाँ पे क्या होते हैं, देखो ये जो बच्चों, ये जो वेपर मॉलिक्यूल है, ये क्या होते हैं? धीरे धीरे इनका कन्वर्शन किस में होता है पता है आपको? वेपर मॉलिक्यूल का कन्वर्शन होता है ड्रॉपलेट्स में, और ये ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स का एक क्लाउड बनता है।
और जब ये क्लाउड बनता है तो आपको वो दिखाई देता है ब्लैकिश कलर या ब्लूइश कलर का दिखता है बहुत ज्यादा। ओके, तो कंडेंसेशन होके वेपर्स मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हुए हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स में। मतलब क्या होता है, वेपर्स मॉलिक्यूल एक दूसरे को ज्वाइन होते हैं और धीरे धीरे 10⁻³ मीटर इतने छोटे साइज के वेपर मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए तो इनकी साइज यहाँ पे क्या होगी, बड़ी बड़ी हो जाएगी। वाटर मॉलिक्यूल्स की साइज बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी नहीं होती, मैं दिखा रहा हूँ आपको डायग्राम में। तो ऐसे बड़ी बड़ी साइज बनती है और जिसकी वजह से उनकी साइज बढ़ेगी, उनकी साइज बड़ी है और वाटर में कन्वर्शन हुआ है, वाटर में कन्वर्शन हुआ है, साइज बड़ी है। और अभी क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, ये जो ड्रॉपलेट्स है ये डाउन टू अर्थ, यहाँ पे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, देखो ये उन्होंने वापस एक दिया, ये प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन यानी क्या होता है, पर्जन्य वृष्टि बोलते हैं मराठी में से, बारिश। तो क्या होता है, देखो ये ड्रॉपलेट्स कंबाइन हो गए, कंडेंसेशन हो गया और कंबाइन होने के कारण फिर इसमें ऐसी कंडीशन हो गई, इसमें से हीट बाहर निकली। देखो यहां से हीट बाहर गई है, हीट आउट, हीट आउट, हीट निकली है, यहां से हीट निकल जाएगी। और आपको पता है फिर हीट निकल जाने के बाद में ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, वेपर्स ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होकर और ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे। पूरी साइकिल समझ में आ गई। क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स हीट हो गए, वेपर्स फॉर्म हो गए, वेपर्स ऊपर जाके क्या हो गए, वेपर्स स्मोक या डस्ट पार्टिकल के साथ में कंबाइन होते हैं, वेपर्स स्मोक या डस्ट पार्टिकल के साथ कंबाइन होके ऐसे आपको क्या दिखते हैं, क्लाउड्स टाइप दिखते हैं स्काई में, जो व्हाइट कलर का दिखता है, व्हाइट कलर के जो क्लाउड्स दिखते हैं ये फॉर्म हो गए। उसके बाद में वेपर्स का क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होगा तो उसकी जो मॉलिक्यूल्स है वेपर्स, उनकी साइज बढ़ जाएगी और हीट आउट हो जाएगी। वैसे तो हीट यहीं पे आउट हो जाती है, यहां से यहां कन्वर्शन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होना शुरू हो गया और धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेज में तो हीट भी आउट हो जाती है। वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो गए, वेपर्स मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए, सॉरी वेपर मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो गए, उनकी साइज बढ़ गई और फिर वापस कन्वर्ट हो गया वाटर मॉलिक्यूल्स में, वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया और हीट आउट हो गई और नीचे वापस ये वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे सी में अलग अलग जगह पे, फिर बारिश कहीं पे भी हो सकती है। इस तरह से साइकिल है। समझ में आ गए बच्चों? तो ये वाटर साइकिल इन शॉर्ट बताई मैंने। अभी जो हम टॉपिक देखेंगे बच्चों, ऐसा ही टॉपिक है प्लैनेटरी मोशन, जिसे आप कह सकते हो प्लैनेटरी मोशन। ये फिजिकल वर्ल्ड में क्या क्या होता है, हमें साइंटिफिक मेथड से समझना है इसे। ये सन है बच्चों और ये सन के सराउंडिंग में, देखो ये सन है और सन के सराउंडिंग में ये अलग अलग प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, सर्कुलर इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। और ये क्यों पॉसिबल है बच्चों, फिजिकल वर्ल्ड का ही पार्ट है ये। फिजिकल वर्ल्ड में हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, ह्यूमंस ने क्या क्या ऑब्जर्व किया, वो मैं बता रहा हूं आपको। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सन के सराउंडिंग में अलग अलग प्लैनेट्स जो है, सन के सराउंडिंग में अलग अलग प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, देखो अलग अलग प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। देखो हम यहाँ पे है, इस अर्थ के ऊपर है हम लोग, ओके। और अर्थ क्या कर रहा है, सन के सराउंडिंग में इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। उसका एक बार इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने के लिए टाइम जो लगता है उसे कहते हैं 1 ईयर। उसे क्या कहते हैं, एक बार ये ऑर्बिट के सराउंडिंग में घूम के वापस आएगा ना, ऐसा अपने हर किसी की एक ऑर्बिट है। देखो कोई किसी के ऑर्बिट में नहीं जाता, देखो इसकी एक ऑर्बिट है, इसकी एक ऑर्बिट है, इसकी खुद की, इसकी भी और इसकी, हर किसी की अपनी अपनी ऑर्बिट है, उसमें घूमेंगे। और अर्थ को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं 1 रिवोल्यूशन। उसे क्या कहते हैं, 1 रिवोल्यूशन। अब देखो, और अर्थ खुद के अबाउट रोटेट भी होते हैं। जब रिवोल्यूशन करती है ना अर्थ, तब खुद के अबाउट रोटेट होते 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 रिवोल्यूशन करती है, खुद के अबाउट रोटेट होती है और साथ में रिवोल्यूशन भी करती है। एक रोटेशन के लिए जो टाइम लगता है उसे कहते हैं 1 डे, एक दिन बोलते हैं। कितना टाइम लगता है वैसे एक रोटेशन के लिए, 24 आवर्स, एक दिन। और रोटेट होते होते रिवोल्यूशन करने के लिए डेज लगते हैं 365 डेज, दैट इज 1 ईयर। तो ये ऑब्जर्वेशंस थे फिजिकल वर्ल्ड में। जैसे मैंने वाटर साइकिल बताई वैसे ही ये रिवोल्यूशन, डे नाइट साइकिल एंड 1 ईयर रिवोल्यूशन जो भी है पीरियड, वो हमने समझा है। फिजिकल वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे फिनोमेना हैं जिसके बारे में ह्यूमंस ने सोचा था शुरुआत से ही।
तो साइंस क्या होता है मैंने आपको बताया बच्चों। अब हमें देखना है व्हाट इज मीन बाय फिजिक्स, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स है तो हमें स्टडी करना है फिजिक्स के बारे में। व्हाट इज मीन बाय फिजिक्स बच्चों, फिजिक्स वर्ड जो है इट इज फिजिक्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्यूसिस। कौन से वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है देखो, फ्यूसिस, ये वर्ड है फ्यूसिस। फ्यूसिस का मतलब समझता है, फ्यूसिस ग्रीक कल्चर है, आपको पता होना चाहिए। ग्रीक में ग्रीस कंट्री जो है, ग्रीक कल्चर जो है उसमें से बहुत सारे साइंटिस्ट हो चुके हैं। आर्किमिडीज ग्रीक कल्चर के थे, उसके बाद में एरिस्टोल, उसके बाद में थेल्स नाम के एक साइंटिस्ट हैं जो नियर अबाउट 2000 ईयर बिफोर ये साइंटिस्ट वहां पे हुए थे। और इन्हीं साइंटिस्ट की देन है फिजिक्स। शुरुआत जो हुई है साइंस और फिजिक्स की वो ग्रीक कल्चर से ही हुई है। देखो ग्रीक कल्चर में फ्यूसिस वर्ड है और फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। फ्यूसिस का मतलब क्या होता है, नेचर। तो एक्चुअली फिजिक्स यानी क्या होता है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। तो फिजिक्स यानी क्या होता है, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। नेचर जो भी दिख रहा है वो जो नेचर है उसको स्टडी करना और उसके क्या लॉ है, किस लॉ के हिसाब से नेचर चल रहा है। जैसे ग्रेविटेशन का लॉ है या डे नाइट साइकिल के जो भी रूल्स हैं, ऐसे बहुत सारे लॉ हैं जिस लॉ को फॉलो करके नेचर चलता है। उस लॉ को समझना और उसका स्टडी करना, नेचर एंड उसके लॉ को स्टडी करना यानी क्या होता है फिजिक्स। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको पता है ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आपको पता ही है। जब हम लोग ये कौन सा मटेरियल होता है रे बच्चों, रेड फॉस्फोरस होता है ना। इसको जब हम फ्रिक्शन करते हैं इसका माचिस के साथ में तो क्या जनरेट होती है, फायर, फायर जनरेट होती है। तो फ्रिक्शन से फायर जनरेट हो सकती है, ये हमने स्टडी किया है। उसके बाद में नेक्स्ट हमने ये भी स्टडी किया, वाइट लाइट जो होता है वो, वाइट लाइट जो होता है वो अलग अलग कलर्स में स्प्लिट होता है। देखो 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर बोलते हैं जिसे हम लोग, विबग्योर 7 कलर्स में स्प्लिट होता है लाइट, विजिबल लाइट, रेनबो फॉर्म होता है इसका, ये भी हमने देखा है। तो इसको भी स्टडी करते हैं हम फिजिक्स के अंदर। इसके बाद में हम लोग देखो बच्चों, देखो बच्चों, विंड्स कैसे जनरेट होते हैं उसके बारे में भी हम लोग फिजिक्स में डिस्कस करते ही है, मतलब इसके बारे में भी हमने स्टडी किया है। फिजिकल वर्ल्ड यानी हर चीज़ के बारे में स्टडी, बारिश कैसी होती है, विंड्स कैसे जनरेट होते हैं। आप सबको विंड्स कैसे जनरेट होते हैं ये तो आइडिया होगी ही। विंड्स कैसे जनरेट होते हैं आपको पता है, विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग। विंड्स आर generated due to unequal heating। अनइक्वल हीटिंग कैसे होती है, अर्थ के सभी पार्ट के ऊपर सेम हीट सन से ट्रांसफर नहीं होती। अर्थ के जो अलग अलग पार्ट है उन सभी पार्ट्स के ऊपर जो हीट ट्रांसफर होती है सन से वो इक्वली नहीं होती। कुछ पार्ट पे हीट ज़्यादा ट्रांसफर होती है, कुछ पार्ट पे कम होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2 पॉइंट कंसिडर करूँगा, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगा, इसे कहूँगा बी। ऐसे 2 पॉइंट है समझो, ए एंड बी। अब क्या होता है बच्चों, विंड वहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है। पहले इंपॉर्टेंट चीज़ समझो, जो हीट है वो अलग अलग पार्ट पे
अर्थ के अलग अलग सरफेस पे अलग अलग आती है, मतलब कहीं पे कम आएगी, कहीं पे ज़्यादा आएगी। अब क्या होता है, जहाँ पे हीट ज़्यादा होगी वहाँ पे एयर की डेंसिटी कम होगी। हीटिंग की वजह से एयर की डेंसिटी कम होती है, सबको पता है। और एयर की डेंसिटी अगर कम होगी, एक जगह पे अर्थ के ऊपर डेंसिटी कम है और दूसरी जगह पे ज़्यादा है, तो एयर फ्लोज फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। गैस होगा या एयर होगी, वो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ ट्रैवल होती है। अब यहां पे क्या होता है, देखो बच्चों, जो एयर है अनइक्वल, विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग। अनइक्वल हीटिंग की वजह से क्या होता है, इस ए पॉइंट पे समझो, यहां पे लेस हीटिंग हुई है, लेस हीटिंग। यहां पे क्या हुआ है, हीटिंग कैसी हुई है, कम हुई है, लेस हीटिंग बोलेंगे इसे। लेस हीटिंग की वजह से डेंसिटी कैसे होगी, अगर कम हीटिंग होगी तो डेंसिटी क्या होगी, हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी, डेंसिटी कैसे होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे कैसे होगी, देखो यहाँ पे हीटिंग कैसे होगी, मोर हीटिंग बोल सकते हैं इसे, मोर हीटिंग। मोर हीटिंग, मोर हीटिंग है, मतलब डेंसिटी कैसी है, मोर हीटिंग मतलब लो डेंसिटी। डेंसिटी कैसे होगी, कम होगी। तो कम डेंसिटी होगी तो आप सबको पता है एयर की डेंसिटी वहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो एयर कैसे हो जाएगी, ज़्यादा डेंसिटी। यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गए, यहाँ पे कम हो गए, तो यहाँ से हवा ऐसे ऐसे फ्लो होगी फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ विंड फ्लो होगा, फ्लो ऑफ विंड बोल सकते हो, फ्लो ऑफ विंड। अशा पद्धतीनं वहाँ से इस तरीके से एयर क्या होती है, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी फ्लो होती है, और इस तरह से अर्थ सरफेस के ऊपर विंड्स जनरेट होते हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड में अलग अलग चीज़ों के ऊपर ऐसे डिस्कस करते हैं। और फिजिक्स यानी क्या होता है, स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। तो यहाँ पे लॉ ऑफ नेचर का क्या स्टडी किया हमने, दो चीज़ें स्टडी की। अनइक्वल हीटिंग की वजह से नेचर को स्टडी किया, विंड्स क्यों जनरेट हो गए होते हैं, अनइक्वल हीटिंग। अर्थ सरफेस के ऊपर अनइक्वल हीटिंग की वजह से विंड्स जनरेशन होता है। और दूसरा हमने क्या स्टडी किया, जो एयर है वो कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। ये लॉ ऑफ नेचर ही है ना, इसको हमने स्टडी किया। तो यही है फिजिक्स, यही क्या है, फिजिक्स है, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। बच्चों ये ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो हम लोग इस फिजिक्स में स्टडी करते हैं। अब देखो फिजिक्स की हिस्ट्री कैसी है उसके बारे में हमें थोड़ा डिस्कशन करना है। यहाँ पे एक साइंटिस्ट आपको कॉर्नर में दिख रहे हैं जिनका नाम है थेल्स, ग्रीक साइंटिस्ट है ये, और इनका नाम क्या है, थेल्स। इस साइंटिस्ट का नाम है थेल्स। अब इन साइंटिस्ट का इतना क्या रिलेशन है जो हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स के साथ में वो हम देखने वाले हैं। जो फिजिक्स की बर्थ है, देखो बच्चों फिजिक्स की बर्थ कहाँ पे, इस फिजिक्स का जो जन्म हुआ है हमने कुछ टाइम पहले देखा है, नाम किसने दिया है, ग्रीक कल्चर में। आपको किसने नाम दिया, आपके मम्मी पापा ने। आप जिस गांव में पैदा हुए, जहाँ पे पैदा हो गए, वहीं पे आपको नाम मिलेगा ना। वैसे ही फिजिक्स को नाम किसने दिया है, ग्रीक कल्चर ने। अब ग्रीक कल्चर में क्या हुआ है, देखो आपको मैंने बताया था फ्यूसिस। ये फ्यूसिस जो वर्ड है, फ्यूसिस का मतलब होता है, फ्यूसिस से आया है फिजिक्स। फ्यूसिस से क्या आया है, फिजिक्स। और फ्यूसिस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय फ्यूसिस। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर एंड इट्स लॉज। नेचर बोल सकते हो। देखो पहले ग्रीक कल्चर में कैसे थे, जो भी होता है उसके पीछे एक गॉड बता देते। जैसे अर्थक्वेक हो गया तो बोलते थे इस गॉड को क्रोध आ गया, जैसे कहते भगवान का
शार्प है, ऐसा कुछ कहते थे। और हर ग्रीक गॉड का एक काम उन्होंने डिसाइड किया था, मतलब फिलोसॉफी में उनकी जो भी माइथोलॉजी है उसमें वो लोग जो भी ग्रीक गॉड्स थे और उनके हिसाब से वही सब कुछ करते, ऐसा उनका कहना था। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, नेचर का अपना एक पैटर्न है, वो सोचते नहीं थे। फर्स्ट टाइम थेल्स नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि नेचर भी अपने आप खुद का काम करता है, नेचर अपने ओन वेज के हिसाब से, नेचर के कुछ रूल्स है और उसके हिसाब से वो वर्क करता है। ये फर्स्ट टाइम साइंटिफिक व्यू अगर किसने दिया है तो इस थेल्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। इसीलिए इन्हें कहते हैं फादर ऑफ साइंस। इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ साइंस। फादर ऑफ साइंस कहते हैं बच्चों इन्हें, थेल्स को फादर ऑफ साइंस क्यों कहते हैं, फर्स्ट टाइम इन्होंने साइंटिफिक व्यू से नेचर को देखने का जो भी है वे डेवलप किया है। ओके, उनका कहना था क्या था, नेचर वर्क्स, देखो नेचर वर्क्स अकॉर्डिंग टू some laws and patterns। उनका कहना था कि सब कुछ ये ग्रीक गॉड्स नहीं करते, नेचर का अपना एक खुद का एक वे है, उसके हिसाब से नेचर चलता है। तो फर्स्ट टाइम एक साइंटिफिक व्यू से हर चीज को देखना चाहिए, वो 2000 ईयर बिफोर इन साइंटिस्ट ने बताया था, ग्रीक साइंटिस्ट थेल्स। इसीलिए देखो बच्चों, पहले ग्रीक लोग जो थे वो कल्चर में मानते थे कि अर्थक्वेक जो होता है, वो अर्थक्वेक जो होता है, ग्रीक गॉड जो होते हैं वो अर्थक्वेक करते हैं, अर्थक्वेक। लेकिन इन्होंने बताया कि ग्रीक गॉड अर्थक्वेक नहीं करते, उसके पीछे एक नेचुरल फिनोमेना है जिसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। बच्चों, उन्होंने जो नेचुरल फिनोमेना अर्थक्वेक के लिए बताया था वो सरासर गलत था, फिर भी इन्हें क्यों मानते हैं, गलत बताया, लेकिन उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज बताई, वो ये बताई कि नेचर भी होता है, नेचर अपने आप खुद का एक वे से काम करता है, नेचर का वर्किंग का एक पैटर्न है, ये इन्होंने बताया था। अब उन्होंने क्या गलत बताया था हम देखते हैं। देखो उन्होंने क्या बताया, देखो उनका कहना यह था कि जो अर्थक्वेक होता है वो कैसे होता है। इन्होंने जो मॉडल दिया है इसे कहते हैं फ्लैट अर्थ मॉडल। क्या नाम है बच्चों इसका, फ्लैट अर्थ मॉडल। फ्लैट अर्थ मॉडल दिया है। फ्लैट अर्थ मॉडल में उन्होंने क्या बताया, ये जो अर्थ है ये एक डिस्क के फॉर्म में होती है। कुछ लोग कहेंगे सर ये साइंटिस्ट को इतना भी पता नहीं, लेकिन 2000 साल पहले की बात है बच्चों। उस वक्त इस साइंटिस्ट ने, जब कुछ भी नहीं पता था, उस वक्त बताया था कि अर्थ कैसी है, एक फ्लैट डिस्क है, डिस्क के फॉर्म में है। और ये जो डिस्क होती है बच्चों, ये अर्थ जो है एक डिस्क के फॉर्म में है। अर्थ इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क। अर्थ एक डिस्क है। और दूसरा पॉइंट क्या बताया था, दिस डिस्क इज प्रेजेंट इनसाइड अ बिग सी। एक बहुत बड़ा समंदर है, उसके अंदर ये अर्थ होती है, ऐसा उनका कहना था। ये अर्थ जो है एक बड़े समंदर के अंदर अर्थ है। और क्या होता है, ये समंदर जो होता है इसमें टाइड्स जनरेट होते हैं। टाइड्स, आपको पता है समंदर ऐसा स्टेबल रहता है क्या, नहीं, उसमें क्या जनरेट होते हैं, बड़े बड़े टाइड्स जनरेट होते हैं। और ये जो बड़े बड़े टाइड्स जनरेट होते हैं, इन बड़े बड़े टाइड्स की वजह से अर्थ क्या होती है, और डिस्क ऐसे 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 हिलती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। इसलिए हमें अर्थक्वेक के वक्त अर्थ ऐसे हिलती हुई दिखती है, ऐसा इनका कहना था। ये सरासर गलत था, मानता हूं, फिर भी
इनको क्यों इतना मानते हैं, क्यों इनको फादर ऑफ साइंस कहते हैं, उसका रीज़न ये है, इन्होंने सबको बताया था आप साइंटिफिक व्यू से सोचो। और इन्होंने ही ये शुरू किया नेचर के लॉ को स्टडी करना, नेचर के बारे में सोचना, और नेचर भी अपने आप खुद कर कुछ वर्क करता है। नेचर का भी अपना एक पैटर्न है, इसके बारे में सोचना इस साइंटिस्ट ने शुरू किया था और सबको कहा कि इस तरीके से सोचो। फिर उसके बाद में ग्रीक कल्चर में आर्किमिडीज नाम के फेमस साइंटिस्ट हो गए हैं जिन्होंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिया है। उसके बाद में एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट हो गए, उन्होंने भी अपने ग्रेविटेशन के बारे में थ्योरी दी है। ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट बाद में ग्रीक कल्चर में हो गए। मतलब ग्रीक कल्चर ने शुरुआत की फिजिक्स की, और उसके बाद में इजिप्ट से लेकर अमेरिका, बाद में इंडिया, जो भी है बाकी सभी कंट्रीज़, चाइना, इन सभी कंट्रीज़ में फिर इसका अप्रिशिएशन किया और फिजिक्स को इतना डेवलप किया है कि आज जो भी आप टेक्नोलॉजी देख रहे हो और जो भी ये दुनिया अभी आप जो देख रहे हो, ये एक फिजिक्स की देन है, लेकिन शुरुआत ग्रीक कल्चर से हुई थी इसके। तो ऐसे ही हम इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का फिजिकल वर्ल्ड का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।